अभी तक आपने राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक माफिया और गैंग के नाम सुने और देखे हैं, लेकिन अब पेपर सॉल्वर गैंग ने भी देश में जोरदार दस्तक दे दी। रविवार को देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी में पेपर सॉल्वर गैंग ने कई जगह अपने कारनामों को अंजाम दिया। 557 परीक्षा केंद्रों पर रिकॉर्ड 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने इम्तिहान दिया। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने वाली परीक्षा के दौरान राजस्थान से लेकर बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र तक नीट में फर्जीवाड़ा दिखाई पड़ा। गड़बड़ियां उजागर हुई। कई फर्जी तरीके से पैसे लेकर सॉल्वर गैंग ने पेपर सॉल्व कराने के लिए नकली अभ्यर्थी बिठाए। कहीं भाई की जगह दूसरा भाई परीक्षा देने पहुंच गया, तो कई छात्रों को उनके भाषा माध्यम के उलट पर्चा दे दिया गया। जाहिर है गड़बड़ियां आई तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर से लेकर पटना, रांची तक फौरी एक्शन भी दिखा। लेकिन बड़ा सवाल कायम है कि देश के सबसे बड़े मेडिकल इम्तिहान में, जिसके जरिए अव्वल दर्जे के डॉक्टर तैयार होते हैं, उनमें इतने बड़े फर्जीवाड़े कैसे हो जाते हैं। और संपूर्ण चाक-चौबंद परीक्षा का दावा करने वाली एजेंसी एनटीए बच्चों को अब इसका क्या जवाब देगी। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो नीट में छात्रों से चीट हुआ है। रिकॉर्ड 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। डमी कैंडिडेट के परीक्षा देने के मामले और पेपर लीक के बाद पेपर सॉल्वर गैंग की अब दस्तक हो गई है। एक तरह से कह सकते हैं गड़बड़ इम्तिहान, छात्र हलकान। 10 लाख रुपए में पेपर सॉल्व करने वाली गैंग सक्रिय हैं, जो भरतपुर में देखने को मिला और अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। एनटीए से अब छात्र जवाब मांग रहे हैं। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने इम्तिहान दिया था। देश भर में डमी कैंडिडेट्स के परीक्षा देने के मामले उजागर हुए हैं और पेपर लीक के बाद अब एक तरह से कह सकते हैं कि पेपर सॉल्वर गैंग भी सक्रिय हो गई है। अगले ग्राफिक की ओर रुख करेंगे कि कहां कहां क्या क्या मामले सामने आए। राजस्थान से लेकर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा। भरतपुर में देखा गया 10 लाख रुपए में डमी कैंडिडेट बैठे। एमबीबीएस छात्र समेत 6 आरोपी पकड़े गए। बाड़मेर में भाई को डॉक्टर बनाने दूसरा भाई पहुंच गया। एमबीबीएस छात्र भाई की जगह परीक्षा देने आया और पकड़ा गया। सवाई माधोपुर में गलत माध्यम के पर्चे बांट दिए गए। हिंदी माध्यम के बजाय अंग्रेजी माध्यम का पेपर बच्चों को दे दिया गया और उसी तरह अंग्रेजी वालों को हिंदी का पेपर मिला। 120 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। और वहीं दूसरे राज्यों का रुख करे, बिहार में नालंदा में डमी कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी। आरोपी अब हिरासत में है। नवी मुंबई में राजस्थान की छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दे रही थी। भरतपुर में 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने आया था डमी कैंडिडेट। एमबीबीएस छात्र समेत 6 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। बाड़मेर में भाई को डॉक्टर बनाने दूसरा भाई पहुंच गया था। तो इस तरह की तस्वीर आपके सामने है। पूरे देश भर से ऐसी तस्वीर सामने आई। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, शिक्षाविद भी हमारे साथ होंगे और कोशिश करेंगे कि सरकारी पक्ष रखने को भी लोग प्रवक्ता हमारे साथ हों बीजेपी से। और अलग अलग राज्यों की ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त पर आपके टीवी स्क्रीन्स पर है। $10 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने आया डमी कैंडिडेट भरतपुर में, जहां पर कार्रवाई भी हुई। एमबीबीएस छात्र समेत 6 आरोपी हिरासत में लिए गए। तो इस पर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भरतपुर की घटना, भरतपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और सुरेश गर्ग हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़ चुके हैं और कोशिश करेंगे प्रोफेसर फुरकान कमर भी, जो फॉर्मर वाइस चांसलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद है। ललित कुशवाहा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत एनडीटीवी पर। बड़ा सवाल यही होगा आपसे, पेपर लीक पर क्रैकडाउन की बात हो रही थी। कहा यह गया था कि सारे पेपर लीक के माफिया राजस्थान छोड़कर चले गए हैं। आपकी पार्टी के छोटे से बड़े नेता ये बात कह रहे थे। अब पेपर लीक की जगह पेपर सॉल्वर गैंग तैयार हो गई है, वही राजस्थान में।
देखिए मनीष भाई, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो एसआई की परीक्षा का एक घोटाला हुआ था, और भी करीबन 19 पेपर लीक हुए थे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर। उसके बाद में उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार आते ही तुरंत उन पे कार्रवाई की और कईयों को जेलों के अंदर डाल रखा है। और आपने देखा होगा एसआई भर्ती का इतना बड़ा घोटाला हुआ 2021 के अंदर, जो एसआई भर्ती है उसका हमने चालान भी पेश कर दिया है। तो आप देखिए कि सरकार तुरंत संज्ञान में ला रही है। आज नीट के पेपर के अंदर कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, तो आप भी देखिए कि अगर इसी जगह अगर कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तार नहीं होता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी की सरकार है राजस्थान के अंदर, तुरंत जो भी दबी कैंडिडेट है उनको गिरफ्तार किया गया है। जो उनके बाहर, जो उनके शुभ चिंतक थे, जो गाड़ी में बैठ के उनको पेपर सोल्व करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार किया। तो ये है तुरंत कार्रवाई। अगर कोई घटना होती है, घटना घटने के बाद में अगर तुरंत कार्रवाई होती है, तो ये है भजनलाल जी की सरकार। लेकिन पहले क्या होता था, घटना हो जाने के बाद में भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये फर्क है सरकार। कैसे आश्वस्त होंगे सुरेश जी जब छात्र परीक्षाएं देते हैं कि कोई चीटर उनकी जगह नहीं लेगा, बने रहेगा? हमारे साथ ललितेश कुशवाहा भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी जो भरतपुर से हैं, जहां पर ये पूरा प्रकरण भी सामने आया, जहां 10 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट परीक्षा देने पहुंचे थे। ललितेश, क्या ये पूरा मामला किस तरह से अब ये अनफोल्ड हो रहा है? क्योंकि खबर तो सामने आ गई है, क्या पुलिस फिलहाल जो एनटीए के जरिए क्या और कार्रवाई हो रही है, क्या किसी तरह का इस मॉडस ऑपरेंडाई भी सामने आया कि इस तरह की गैंग भरतपुर या बाकी इलाकों में सक्रिय थी? किस तरह के तार जुड़कर देख रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मनीष, जो ये पूरी गैंग है, ये भरतपुर की जो पुलिस अभी थोड़ी बहुत देर में इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा करेगी। जो भरतपुर के एसपी है मृदुल कछावा, वो खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो डमी कैंडिडेट पकड़ा गया डॉक्टर अभिषेक, जो अजमेर के डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का तृतीय वर्ष का छात्र था, और जो पूरा सौदा हुआ था ये अजमेर में हुआ था, और अजमेर से ही ये गिरोह बना था। जो वहाँ डॉक्टर रविकांत है, इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसने जो दौसा का राहुल गुर्जर है उसके बीच में, और जो डमी अभ्यर्थी है अभिषेक, उसके बीच में समझौता कराया था 10 लाख रुपए में, जबकि अभिषेक को 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे। आज जो अभिषेक डमी अभ्यर्थी है उसको कोर्ट में मथुरा गेट थाना पुलिस ने पेश भी किया है, जहां 3 दिन की पीसी रिमांड पर सौंप दिया है। सबसे बड़ी बात यही है, इसमें जो मास्टरमाइंड निकल के आ रहा है डॉक्टर रविकांत, उसके खिलाफ इसी तरह का मामला अजमेर में भी एक थाने में दर्ज है। जी मनीष जी, अजमेर में भी इसी तरह का एक मामला दर्ज है और भरतपुर में भी ये उसी तरह की घटना में लिप्त था। क्या अजमेर की घटना और ये वो अजमेर में जो एग्जाम था वो किस तरह का एग्जाम था ललितेश? देखिए, जो अभी जो पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, वो इसी नीट की परीक्षा में ही इसी तरह का एक मामला था, जो डमी अभ्यर्थियों की इस तरह के बैठाता था। ये बीच में सौदा तय कराता था। जो मूल परीक्षार्थी थे और डमी अभ्यर्थी के बीच में ये सौदा तय कराता था, और खुद ही पैसे लेता था। उसके बाद में ये जो डमी अभ्यर्थी उसको पैसे देता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस ने 5 अन्य जो आरोपी हैं, जो 6 लोग पकड़े थे, उनमें से डमी अभ्यर्थी को ही अभी कोर्ट में पेश किया है। जो 5 आरोपी हैं उनसे अभी पूछताछ कर रही है, और भरतपुर की जो पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका जो गिरोह है किसी जो बड़े गिरोह से संपर्क में हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या एक पेपर लीक जो माफिया देखने को मिला, हालांकि सरकार ने, नई सरकार बनी, एक्शन देखने को मिला है, क्या उस तरह से पेपर सॉल्व एक गैंग भी तैयार हो गई है? प्रोफेसर फुरकान कमर हमारे साथ मौजूद है। कमर साहब, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर जुड़ने के लिए। आपका क्या असेसमेंट है? बहुत बड़ी परीक्षा है, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा कही जाती है ये। पेपर लीक के लिए राजस्थान की काफ़ी बदनामी हुई, सरकार बदली तो कहा गया कि माफिया छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन अब जब पेपर फिर से एक बड़ा पेपर होता है तो उसमें एक नए तरह का फर्जीवाड़ा सामने आता है। 10-10 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट कोई दूसरे बच्चे की जगह दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच गया, कहीं पर पर्चा बदल दिया गया है। आपको क्या लगता है, अगर आप असेस करते हैं एनटीए एजेंसी के तौर पर कितनी सफल है, और ये जो नए पैटर्न सामने आ रहे हैं फर्जीवाड़े को लेकर, ये कैसे लगाम लग पाएगी इन पर? देखिए मनीष जी, इस पूरे पेपर लीक, पेपर आउट, पेपर सॉल्विंग, सारे जो इस तरह के मामला थे, इसको किसी सरकार से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये हमने देखा पिछली सरकार में भी ऐसा हुआ, ये हम देख रहे हैं कि इस सरकार में भी ऐसा हुआ। एनटीए अपनी तरफ से पूरा कदम उठाती है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब कुछ,
लेकिन ये सारी संभावनाएं उसके बाद भी बनी रहती हैं। तो मेरा ख्याल इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जी। बड़ा परिप्रेक्ष्य क्या है कि देखिए, कैपेसिटी और सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अगर बहुत कम है और उसकी डिमांड कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, तो हर आदमी अपना चांस बढ़ाने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है। और उसमें जो नैतिक ह्रास आ रहा है मूल्यों में, और उसमें जो कॉमर्शलाइजेशन और जो डिबेसमेंट हो रहा है, वो उन सब के साथ मिलकर के उन लोगों को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो अपना चांस और बढ़ाएं। तो ये जो पेपर सॉल्वर और डमी कैंडिडेट, ये सब उसी बड़े उसका हल है। दूसरी चीज ये कि टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, मेरा ख्याल ये कि हमारे परीक्षा के सिस्टम में भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। जी। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को हमने नहीं रोका, टेक्नोलॉजी को हमने इंटीग्रेट नहीं किया, और जितने बड़े सेंट्रलाइज्ड लेवल पर ये एग्जाम हो रहे हैं और अपना देश बहुत बड़ा है, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कुछ बहुत जल्दी आप कुछ कदम उठा करके 2-4 लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, उनसे इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो कैपेसिटी बढ़ाएं, साथ में कोशिश करें कि डिसेंट्रलाइज हो। ये जो बहुत सारे जो नेक्सस और माफियाज जो पैदा हो रहे हैं इसलिए कि भाई सीट मिलने के चांसेस बहुत कम, भाई 23 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1 लाख सीट है अपने कंट्री में, तो रेशो बहुत ज्यादा हो गया ना। और उसमें से भी 50,000 सीट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में है जिनकी फीस कम है, 50,000 सीट प्राइवेट सेक्टर में जिनकी सीट बहुत ज्यादा है। तो हर कोई इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से हमारा चांस आ जाए, चाहे नकल करके, चाहे कुछ रिश्वत दे करके, चाहे दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके। मेरा ख्याल इसका एक हल ये है कि आप टेक्नोलॉजी को साथ लीजिए, कैपेसिटी को एक्सपैंड कीजिए और डिसेंट्रलाइज कीजिए इन एग्जामिनेशन। सर, आपने बताया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन हो, क्योंकि ये जो फॉर्मेट था परीक्षा का, ये पहले ओरिजिनली डिसेंट्रलाइज ही था। एक तरह से देखा जाए, राज्य अपनी परीक्षा कर रहे थे, एक तरह से एआईपीएमटी अलग होती थी, अब राजस्थान में पीएमटी और पीटी के एग्जाम्स अलग होते थे। क्या आप उसी ओर इशारा कर रहे हैं, पुराने एग्जाम पैटर्न्स की तरफ, या फिर इसी में कुछ चेंजेस की जरूरत है? नहीं, देखिए, पुराने पैटर्न में भी मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ बहुत अच्छा था, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन हम स्टेट लेवल पर इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं और उससे किस हद तक ये जो कोचिंग वाला जो चक्कर है ये खत्म अगर नहीं हुआ तो कम से कम जरूर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी लेकर के देखिए कि भाई अगर वो पैन इंडिया एग्जाम हो रहा है और हमको ये मालूम है कि जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पास कर रहे हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि डॉक्टर के लिए तो जहां पर भी उसकी पोस्टिंग हो, जहां पर वो शिक्षा ले रहा है, वहां की लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। जैसे तमिलनाडु की प्रॉब्लम है कि भाई मैं यूपी से करके तमिलनाडु में डॉक्टर बन जाऊं और मैं मरीज की भाषा नहीं समझ रहा हूं, मैं मरीज की बात नहीं समझ रहा हूं, तो मैं उसका इलाज क्या करूंगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि डिसेंट्रलाइज करते ही सारी समस्याएं हो जाएंगी, उसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, और जो साथ में जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है हमारा कि नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम है, उन्हें हमें दूर करना चाहिए और पब्लिक सेक्टर में हमें कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों के चांसेस बढ़ सकें उसको क्वालिफाई करके एग्जाम देने के, और फिर ये सारे तरीके अपने आप खत्म हो जाएंगे जो हम देख रहे हैं। क्योंकि जहां भी आप सप्लाई डिमांड में इतना गैप देखें, वहां आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के चीटिंग, इस तरह की कॉपीइंग वो हो रही है। चाहे वो जॉब का केस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग का भी हो, कभी चीजें खुल करके आ जाती हैं, कभी प्राइवेटली लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये संभावनाएं हैं। तो इन सारी संभावनाओं पे हमें गौर करना पड़ेगा और इन्हें रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए सिस्टमैटिक एफर्ट करना पड़ेगा। ये कह देना कि ये सरकार है तो हम ये कदम उठाएंगे, वो पिछली सरकार थी उन्होंने वो कदम नहीं उठाया। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, सरकारों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। अब सुरेश गर्ग साहब, कबर साहब बड़े शिक्षाविद है, कह रहे हैं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ऐसा जिस तरह से आपने भी बयान में शुरू किया था कि कांग्रेस की सरकार होती तो फला एक्शन नहीं होता, हमने फौरन कर दिया, लेकिन जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है
जो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ को आप एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, सुविधाओं को, अस्पतालों को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। 150 करोड़ की करीब आबादी इस देश में, तो उसके लिहाज से सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए बड़े इंस्टीट्यूशंस में, और ख़ासतौर पर जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं इसमें 24 लाख रिकॉर्ड बच्चों ने अप्लाई किया। अगर ज़्यादा सीट्स होंगी तो कम से कम जो चांसेस ज़्यादा होंगे और ऐसी गतिविधियां रुकेंगी। कमर साहब का कहना है। मनीष भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वास्तव में डॉक्टर्स की आवश्यकता है। आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, है तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स होने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट 7 थे, 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। आज करीबन लगभग 15-16 मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो पिछले 10 साल के अंदर हमने 8 से 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिए। इसके अलावा हमने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज दिए। हर जिले के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज दिए तो उसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है। तो हमने 2014 के अगर डॉक्टर्स की संख्या देखें और 2014 से 2024 के बीच की संख्या देखें तो लगभग डबल डॉक्टर्स की संख्या हो गई है। तो ये आपको देखने वाली बात की। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। आपको देखने वाली बात है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तत्पर से शीघ्र से ज्यादा डॉक्टर्स के लिए जो चीज व्यवस्था होनी चाहिए वो कंटिन्यू कर रही है। आपने संख्या के हिसाब से देखे तो 2014 और 2024 का कंपैरिजन करेंगे तो उससे लगभग डबल है। और अगर मान लो मेडिकल कॉलेज की संख्या देखेंगे तो वो भी ज्यादा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की संख्या देखेंगे वो भी ज्यादा है। तो केंद्र सरकार निरंतर इस चीज में प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती है। नहीं, लेकिन गर्ग साहब, अब क्योंकि जिस तरह से आप अक्सर कहते हुए अब तो डबल इंजन सरकार है, और कमर साहब का कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए इस तरह के इम्तिहानों का, क्योंकि बड़ा सेंट्रलाइजेशन रहता है इस तरह के इम्तिहानों को लेकर कि एक एजेंसी कराती है, पूरे देश में वही जिम्मेदार है। तो ये गड़बड़ियों की आशंका उस वक्त पे निश्चित रूप से कम सीटों को लेकर खासतौर पर बढ़ जाती। आपका क्या मानना है कि क्या सुधार करने की जरूरत है? आप ये बात मान रहे हैं कि डॉक्टर ज्यादा चाहिए, एग्जाम्स में फर्जीवाड़ा सामने हो रहा है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं राजस्थान में नहीं गुजरती जिसमें पेपर लीक ना हो और इस तरह के डमी कैंडिडेट्स नहीं बैठे। आपको क्या लगता है, क्या सुधार बीजेपी की खासतौर पर सरकार अब जब है तो क्या करने की जरूरत हो? जी, अब फुरकान कमर साहब आपका रुख कर लेते हैं, अभी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा गर्ग साहब से। फुरकान कमर, आपको क्या लगता है कि एनटी जैसी एजेंसीज हैं, क्या खामियां यहां पर हैं जो फौरी तौर पर फौरन सुधर सकती हैं? देखिए, एनटीए एक अच्छी एजेंसी है। एनटीए के जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, मैं ये मान के चलता हूँ। उनको तजुर्बा भी है बहुत सारे इम्तिहान को कराने का, तो मैं उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी कैपेसिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इम्तिहान देते हैं और एक ही इम्तिहान है, थ्रू आउट द कंट्री हो रहा है, और जाहिर है कि एनटीए के पास अपने टेस्ट सेंटर नहीं है। आप टेस्ट सेंटर के लिए कुछ स्कूल लेते हैं, कुछ दूसरी जगह लेते हैं, उसमें कुछ सुविधाएं देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, सीट्स वगैरह हैं कि नहीं है, और साथ में जो मेडिकल में दाखिले की जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। देखिए, मैं राजनीति तो मुझे आती नहीं, मैं राजनीति पर बात नहीं करना चाहता। जब यूक्रेन का मसला हुआ था, बहुत सारे डॉक्टर्स लौट करके इंडिया आ गए थे। उस समय हमने डेटा की एनालिसिस की थी और उस समय हमने पाया था कि केवल 85,000 सीट्स हैं जिसमें के अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस में लोगों का दाखिला हो सकता है। और उस समय तकरीबन 15 लाख लोग बैठ रहे थे टेस्ट में। यूक्रेन वाला केस हुआ था। इस बार आपने देखा कि लगभग 23 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। आप क्या दे रहे थे? 24 लाख की। जी हाँ, 23 लाख से ज्यादा बैठे हैं। जी, 23 लाख से कुछ ज्यादा बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये संख्या जो है 85,000 से बढ़ करके 1,60,000 1,65,000 हो गई। ये सही है, मैं ये एग्री करूंगा कि नंबर ऑफ एम्स खोले जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। बहुत सारे स्टेट्स में जो जोनल हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी।
लेकिन अभी उसकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है कि लोगों में, भाई हमने जब यूक्रेन के जमाने में जब वो किया था टेस्ट, तो मालूम है 15 लाख लोग जो अपियर हुए थे उसमें से लगभग 8 लाख लोग इतने नंबर मिले थे कि उनका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। लेकिन सीट चूंकि 85,000 थी तो केवल उतने ही का दाखिला हो सकता था। इसका मतलब लगभग 7 लाख लोग ऐसे थे जो कि जी कैपेबल टेस्ट क्वालिफाई किया था, उनका दाखिला हो सकता था। इसलिए उन सीट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रयास हो रहा है, ये प्रयास सफल होना चाहिए, इस प्रयास में और तेजी लाई जानी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, ताकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो दूसरे माफियाज हैं कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं आपके दाखिले की गारंटी लूंगा, और आज से बहुत साल पहले कैपिटेशन फीस का चक्कर था, वो लकीली खत्म हो गया। इन चीजों को दूर करने की आवश्यकता है, और इसका समाधान तभी निकलेगा जब आप राजनीति से ऊपर उठ करके बिल्कुल मेरिट पर और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर जब आप गौर करेंगे तो उसका हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल फुरकार साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो विकेंद्रीकरण की जरूरत है और सुधार जो खास तौर पर करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपने जो अहम बात उठाई कि जो सीट्स का प्रोपोर्शनेटली जो रेशियो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस तरह के लोगों को चांसेस ज़्यादा मिले और ऐसी चीटिंग्स कम से कम जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ नहीं हो पाए। ललितेश, आपसे एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। पेपर लीक की भी जब बात हुई तो काफ़ी नाम पूर्वी राजस्थान से निकल कर आए थे। ये पेपर नीट का जब एग्जाम हुआ तो फिर से एक बार भरतपुर का नाम निकलकर सामने आया। ऐसा क्या है इस पूरे इलाके में कि क्या कोई जो गैंग्स हैं पेपर लीक या फिर आप कहें कि सॉल्वर गैंग की, खास तौर पर यहाँ किस तरह की उनकी सक्रियता, और जो प्रशासन है वो इसे कैसे इनकी मॉडस ऑपरेंडाई को डिकोड कर सकता है अभी? बिल्कुल, देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्वी राजस्थान है और इसकी जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है भरतपुर की। तो ये जो गिरोह सक्रिय रहते हैं तो इनके लिए ये फायदा रहता है कि यहाँ से ये जैसे डमी अभ्यर्थियों को बिठा देते हैं, अगर पकड़ में अगर आ जाते हैं तो इनकी जो भी खुलासा हो जाता है, अगर ये पकड़ में नहीं आते हैं तो यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की तरफ, हरियाणा की तरफ रुख कर जाते हैं। लेकिन जो भरतपुर पुलिस है लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, और जिस तरह से कल ये देखा गया, बाकी जो अभ्यर्थी था वो बिल्कुल परीक्षा में बैठ गया था और उसने जो परीक्षा का समय था वो पूरा भी कर लिया था, लेकिन जो बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ था उसके आधार पर इसकी जांच हुई थी और उसमें ही ये पकड़ा गया था। लेकिन भरतपुर पूर्वी राजस्थान में रीट की भी बात किया तो रीट का भी नाम निकल के आया था, रीट चीट का जो मामला था। लेकिन लगातार जिस तरह से ये भजनलाल सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं ये लगा लोगों को, जो ये अभ्यर्थी हैं इनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब जो परीक्षा है उनमें नकल जैसी बात सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से नकल गिरोह सक्रिय हो रहे हैं तो जो युवा हैं या जो नीट की तैयारी करने वाले हैं, संबंधित सभी परीक्षार्थी हैं जो अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से ये नकल गिरोह सक्रिय है तो उनका जो मनोबल है उसको कहीं ना कहीं ये उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी मनीष। जी बिल्कुल ललितेश, इस पूरे मामले पर आगे भी जानकारी बनाए रखिएगा, खबर भी आपसे लेते रहेंगे और प्रोग्राम्स में भी आप हमारे साथ जुड़ते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ललितेश, आपका भी तमाम जानकारी आपने साझा की।